बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर अगली में आतिफ वक्कास और आज हम फर्स्ट फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 यानी फिजिकल ऑप्टिक्स के इस लेक्चर नंबर 6 में बात करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। हम आज अंडरस्टैंड करेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन यानी डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियसली इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के मुतालिक बात की थी। याद रहे लाइट के नेचर के मुतालिक चूँकि हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल और वेव ये दोनों नेचर लाइट जो है एग्जिबिट कर सकता है। लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है, लाइट वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जहाँ पर लाइट वेव नेचर शो करती है, कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर लाइट का बिहेवियर वेव की तरह का होता है। सो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जाहिर है इंटरफेरेंस पैटर्न उससे हमें मिलता है एंड इंटरफेरेंस इज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज़ ओनली कैरीड बाय वेव्स। वेव्स जो हैं इंटरफेरेंस कर सकते हैं सुपरपोजिशन के ज़रिए। अब डिफ्रैक्शन भी बिल्कुल इसी तरह एक एक्सपेरिमेंट है जिसके ज़रिए से हम ये बता सकते हैं कि लाइट वेव। But before discussing diffraction in details, let me ask you few questions जो कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हैं एंड ये मुख्तलिफ इंट्री टेस्ट वगैरह में इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं या आपके बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो मैंने उनकी एक एक किस्म यहाँ पे लिखी है। ये इससे डिफरेंट हो सकते हैं बट एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस पर किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन अ ब्राइट एंड एन एडजेसेंट डार्क इज गिवन बाय वाई। What will happen to this value if the separation between the slits is halved? दो स्लिट्स होते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, आप जानते हैं ये सेटअप है और आप स्क्रीन पे देखते हैं कि सेंटर पे ब्राइट होता है, फिर फर्स्ट डार्क होता है, फिर फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट होता है और इस तरह फिर हम वो पैटर्न ऑब्टेन करते हैं। सो अगर आपको याद हो हमने मैथमेटिकली इस स्लिट स्पेसिंग डी और सेपरेशन बिटवीन ब्राइट फ्रिंजेस या पोजीशन ऑफ अ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इनके दरमियान रिलेशनशिप हमारे पास मौजूद है। ज़ाहिर है इस क्वेश्चन में जो है स्लिट सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स यानी डी और सेपरेशन बिटवीन ब्राइट एंड डार्क इनके दरमियान यानी डेल्टा वाई जिसको कहते हैं, तो ये दो चीज़ों को हमने रिलेट करना है और इस तरह का कोई एक्सप्रेशन यहाँ लिखना है जो पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस और स्लिट सेपरेशन को रिलेट कर सके और वो हमारे पास मौजूद है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमारे पास डार्क फ्रिंज के लिए क्या था, m प्लस हाफ इंटू लैम्डा एल डिवाइडेड बाई डी और ब्राइट के लिए हमने क्या निकाला था, m टाइम्स लैम्डा एल डिवाइडेड बाई डी। और अगर हम m को 1 पुट कर लें और इनके दरमियान डिफरेंस फाइंड कर लें, अगर आप m 1 पुट कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है वाई डी आपके पास आ जाता है जी 3/2 लैम्डा एल बाई डी और ब्राइट आ जाता है आपके पास लैम्डा एल डिवाइडेड बाई डी। और अगर आपको उनके दरमियान जैसे कि ये दो एडजेसेंट ब्राइट और डार्क है उनके दरमियान सेपरेशन चाहिए, जस्ट इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे जो आएगा वो तो उन लोगों ने कहा है कि वाई है और राइट हैंड साइड पे जो आपको मिलता है दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा एल डिवाइडेड बाई डी यानी 3/2 से मैंने 2/2 सब्ट्रैक्ट कर लिया। ये आसान हो जाता है थोड़ा सब्ट्रैक्शन अगर आप एलसीएम ले लेते हैं इस तरह। सो हाफ लैम्डा एल डिवाइडेड बाई डी ये दो एडजेसेंट डार्क और ब्राइट के दरमियान, एक डार्क और एक ब्राइट, इन दोनों के दरमियान हाफ लैम्डा एल डिवाइडेड बाई डी होता है। अब अगर आपको ये गिवन है जी लैम्डा एल डिवाइड बाई 2d इज गिवन टू बी वाई इनिशियली, लेकिन वो कहते हैं कि जी नहीं अब हम स्लिट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर लेते हैं, फिर ये हो जाएगा लैम्डा एल डिवाइडेड बाई 2d डैश
एंड दैट वुड बी सम अदर क्वांटिटी y क्या होगा उसको हम इन टर्म ऑफ y देखते हैं। अगर हम लिख सके तो ये इस तरह हो जाएगा कि d की जगह d डैश की जगह मैं अगर d/2 लिख लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलेगा लैम्डा l डिवाइड बाई d। सो y डैश इज डिफरेंट देन y, y डैश इज डिफरेंट। कितनी डिफरेंट है? इट इज जस्ट डबल द फर्स्ट। पहले वो हाफ लैम्डा l बाई डी था, अब फुल लैम्डा l बाई डी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सेपरेशंस को हाफ कर देते हैं स्लिट्स के दरमियान तो वो जो है स्प्रेड हो जाएगी, वो जो पैटर्न है ब्राइट और डार्क के दरमियान डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो ये तो मैंने तफसील से इसको सॉल्व किया। इसका शॉर्टकट आप यूँ याद रख सकते हैं। आपको पता है कि डेल्टा वाई और डी के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रखी जाए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एज्यूमिंग नो अदर चेंज इन द सेटअप, उन लोगों ने एल चेंज नहीं किया, उन लोगों ने वेवलेंथ चेंज नहीं की, बस वही लाइट है जो पहले उसने डाली थी, सेम लाइट की बात है। सेपरेशन बिटवीन इन स्लिट्स एंड द स्क्रीन ये भी चेंज नहीं किया। सो अगर चेंज है तो सिर्फ स्लिट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो चेंज किया गया है, तो आप सिंपली वो कहते हैं हाफ हो जाता है। सॉरी, हम डिस्टेंस हाफ कर रहे हैं तो आप कह देंगे जी फिर तो सेपरेशन डबल हो जाएगी, इनवर्स रिलेशनशिप है। लेकिन अगर आप क्वांटिटेटिवली इसको कैलकुलेट भी करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वाई डैश जो है इन टर्म्स ऑफ वाई किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो वाई डैश इज सिंपली 2 लैम्डा एल डिवाइड बाई 2 डी, इस तरह लिख सकते हैं। एंड दिस थिंग इज y, सो y डैश इज 2y एंड देयर ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वांटिटेटिवली इस तरह आप चेक कर सकते हैं। फिर अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, how one can calculate wavelength of light from a monochromatic source using Young's double slit experiment। अब Young's double slit experiment के ज़रिए से हम किसी पर्टिकुलर लाइट की, मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वंस अगेन आप इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। सबसे आसान मैं सजेस्ट करूँगा आप किसी ब्राइट फ्रिंज वाला यूज़ करें। आप लेज़र लें, मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल वो रेड कलर की लाइट है तो आप वो लेज़र यहाँ पे डाल देते हैं। आपको क्या मिलता है, वेवलेंथ आपको मालूम करनी है। आपके पास फ्रिंज आ जाएंगे, पैटर्न आ जाएगा, उसमें आप कोई भी ब्राइट फ्रिंज चूज़ कर लें। उसका आर्डर आपको मालूम होगा क्योंकि ज़ाहिर है सेंट्रल को 0 कह दें, इस तरीके से 1 2 3, नीचे -1 -2, ठीक है। सो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। फिर आप क्या कर लें, वाई जो है आप ज़ाहिर है कोई फुट उठाएंगे, कोई स्केल उठाएंगे, आप उन फ्रिंजेस के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, मालूम कर लेंगे। आपको ये आसानी से मालूम हो सकता है क्योंकि आप ही ने वो एक्सपेरिमेंट सेटअप किया होगा, तो आपको मालूम है कि स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो वो आप बता सकते हैं। फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आप स्लिट्स, डबल स्लिट्स का सेटअप यूज़ कर रहे हैं उसमें उन दोनों स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है। तो अगर किसी इस तरह की एक्सप्रेशन के अंदर आपको बाकी सारी चीज़ें मालूम हो तो यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं वेवलेंथ। सो वेवलेंथ इज़ dy डिवाइडेड बाई ml। y भी आप वही लेंगे जो आपने m लिया है। अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा की बात की है तो फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। अगर आपने m को 2 लिया है तो फिर यहाँ पर जो दूसरा ब्राइट होगा उसको आप चूज़ करेंगे, दरमियान में डार्क होगा। इसी तरह आप जो भी ऑर्डर चूज़ करते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। इस तरीके से आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फिर वो कहते हैं कि जी हाउ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ अ थिन फाइबर या और हेयर। अगर आप एक अपने बाल की थिकनेस फाइंड करना चाहते हैं, कोई बारीक फाइबर है उसकी थिकनेस फाइंड करना चाहते हैं यूजिंग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो वो कैसे करेंगे। उसमें थोड़ी सी आपने
चेंजेस इसी फार्मूला को यूज़ करना है, लेकिन विथ सम चेंजेस। चेंज क्या होगा, आपने इसको जस्ट रीअरेंज करना है। आपने क्या करना है, इसको डी के लिए लिख लेना है और ये हो जाएगा एम लैम्डा एल डिवाइडेड बाई वाई। अच्छा, इससे आपको क्या मिलेगा, इससे ये होगा कि अगर आपको किसी बारीक वायर की थिकनेस फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करनी है, तो उस बारीक वायर का क्या क्या आपको मालूम होना चाहिए। उसकी थिकनेस आपको मालूम नहीं है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के मुतालिक आपको ये बाकी मालूमात होनी चाहिए। जब आप उस बारीक वायर को या बाल को लेज़र के सामने रखेंगे, तो जो लेज़र आप यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरा, स्क्रीन से उस सेटअप तक, उस डबल स्लिट तक का डिस्टेंस आप मालूम कर लें। अब वो तो ज़ाहिर है मैं डबल स्लिट की बात कर रहा हूँ, डबल स्लिट नहीं, इस दफ़ा आपने बाल रखा है, तो बाल से स्क्रीन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या उस फाइबर से स्क्रीन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट से। वाई क्या होगा इस केस में, वाई आपने जो भी ब्राइट फ्रिंज चूज़ किया है, अगर आपने ज़ाहिर है जब आप इस तरह करेंगे बाल की थिकनेस जो है इसकी अकॉर्डिंगली उन ब्राइट और डार्क के दरमियान डिस्टेंस काफ़ी कम होगा, इसलिए फिर आप अपने लिए सूटेबल ऑर्डर का ब्राइट चूज़ कर लें और फिर उसी की सेंट्रल ब्राइट से जो डिस्टेंस उसका बनता है वो यहाँ पे लिख लें इज़ वाई। आपको जो डी मिलेगा ये एक्चुअली डायमीटर होगा उस फाइबर का जिसकी आप थिकनेस फाइंड करना चाहते हैं। सो आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को आप यहाँ पे फिर डबल स्लिट्स नहीं होंगे, फिर इसकी जगह एक बारीक धागा होगा, एक बाल होगा, कोई तार होगी, कोई फाइबर होगा जिसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से जाएगी, और फिर जब वो मिलेगी तो कहीं पर कंस्ट्रक्शन, कहीं पे डिस्ट्रक्शन, आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरह का सेटअप हम यहाँ पे यूज़ करके किसी फाइबर की थिकनेस भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, लेकिन उसके लिए मुझे ये अब हम चलते हैं डिफ्रैक्शन की तरफ। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट की डिफ्रैक्शन क्या होती है? देखिए, किसी भी वेव का किसी ऑब्स्टिकल से या किसी नैरो ओपनिंग से पास होके स्प्रेड होना या बेंड होना, इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। अगर हम लाइट की बात करते हैं तो द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट आफ्टर passing through a narrow slit या ओपनिंग आप लिख सकते हैं, किसी नैरो ओपनिंग से जब लाइट पास होती है तो स्प्रेड हो जाती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन, या आप यूँ कह सकते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट एट अ ब्राइट एट अ शार्प एजेस। जब आप किसी शार्प एज के ऊपर लाइट फॉल करते हैं तो ये बेंड हो जाता है। सो आप वो भी लिख सकते हैं इसका डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन जो है ये वेव्स कर सकती है, सिर्फ डिफ्रैक्शन वेव्स में होता है। और इसकी मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है ये, और यहाँ से कोई पार्टिकल आता है, एक बाल है फॉर एग्जांपल, वो इस तरफ एक गेंद जा रही, ठीक है।
अब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो इसके मुतालिक आप कहते हैं कि जी ये या रिफ्लेक्ट हो जाएगा या इस तरफ से चला जाएगा या फिर इस तरफ से चला जाएगा, ठीक है। लेकिन एक वक्त में आप ये नहीं सोच सकते कि ये एक ही वक्त में ऐसे चला जाए कि दोनों रास्तों को कवर कर ले, क्योंकि ये एक पार्टिकल है और कॉमन सेंस है, पार्टिकल्स का इस तरह का नेचर होता है, क्लासिकली मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये बजाय कोई पार्टिकल होता, बिल्कुल यही पत्थर मैं यहाँ पे इस तरह कहूँ कि इस पत्थर के पास कोई वेव्स आ रही हैं, कहीं से दूर से कहीं से वेव्स आ रही हैं, मैंने प्लेन वेव फ्रंट बनाए हैं, तो ये जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो क्या होता है, यहाँ से ऐसे बेंड हो जाते हैं, यहाँ से ऐसे बेंड हो जाते हैं, फिर मीट कर लेते हैं और फिर इस तरह स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनाने शुरू हो जाते हैं। तो क्या हुआ, दोनों चीज़ों में क्या चीज़ डिफरेंट है, पहले पार्टिकल था तो वो जो है या रिफ्लेक्ट बैक हो जाता, रिफ्रैक्ट हो सकता था, यहाँ आपको लाइट होके इस तरफ स्कैटर्ड हो जाता, इस तरफ स्कैटर्ड हो जाता, लेकिन लाइट का नेचर टोटली डिफरेंट है। ये जब वेव्स ऐसे हो जाती हैं तो फिर यहाँ पे आप देखते हैं कि वेव फ्रंट्स बनते हैं, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं अगर आप उनको स्क्रीन पे देखें। लेकिन ये तो मैं जनरली वेव्स की बात कर रहा था। लाइट के मुतालिक सबसे पहले जो है एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था ग्रिमाल्डी। ग्रिमाल्डी ने ऑप्टिक्स पे भी काम किया था, उसने फ्री फॉल के ऊपर भी काम किया था। न्यूटन से पहले उसने क्या किया था, ये बात न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी से पहले ग्रिमाल्डी ने क्या कहा था, उसने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है ऑब्जर्व की थी। ठीक है, ये कॉल्ड इट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ग्रिमाल्डी, न्यूटन से पहले। न्यूटन ने उसकी बात यानी उसके डिफ्रैक्शन के ऑब्जर्वेशन के बावजूद पार्टिकल नेचर का दावा किया। उसने कहा कि जी लाइट जो है वो कॉर्पस्कल्स है एंड उसको उसने कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहा, यानी ये उसने कहा कि जी लाइट पार्टिकल्स हैं, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो इस डिफ्रैक्शन के मुतालिक या जब लाइट किसी ओपनिंग से पास होती है, अगर मैं कोई इस तरह का एक मैं ब्लॉक रख लूँ लाइट के सामने, लाइट वेव्स जा रही हैं, मैंने सामने ब्लॉक रखा, मैं किसी और कलर का बना लूँ इस तरह, ठीक है। अब अगर मैं इसमें ओपनिंग छोड़ दूँ तो यहाँ से लाइट फिर इमर्ज होती है। तो ऐसा क्या हो जाता है, ये तो अगर पार्टिकल्स हैं तो पार्टिकल्स ऐसे कैसे कर सकते हैं? पार्टिकल्स तो स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, इधर से इधर जा सकते हैं, इधर रिफ्रैक्ट हो सकते हैं, रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, बट डिफ्रैक्शन जो है वो कैसे मुमकिन है? न्यूटन ने इसके लिए ये कहा कि जी ये जो शार्प एज पे बेंडिंग होती है या नैरो स्लिट्स के अंदर से ये जो लाइट इस तरह से स्प्रेड हो जाती है, ये असल में वो कॉर्पस्कल्स जो हैं उस एज के या स्लिट की वॉल्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ इंटरेक्शंस कर लेते हैं और इसी वजह से वो स्प्रेड हो जाते हैं। बहरहाल यंग डबल स्लिट से तो वो बहरहाल साबित हो गया कि जी ऐसा नहीं है, बल्कि हॉयगन की बात सही है। हॉयगन ने ग्रिमाल्डी की तायीद में ये कहा था, उसने कहा था जी हाँ लाइट जो है वो वेव्स हैं। उसने कहा था कि लाइट जो है वेव्स है, हाइगन ने वेव थ्योरी एक प्रिंसिपल पेश किया था। अब हाइगन प्रिंसिपल को एक तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मैं YDSE लिख लेता हूँ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिससे हमने इंटरफेरेंस देखी और उस इंटरफेरेंस की बेस पे वेव थ्योरी जो है वो जस्टिफाई हो गई और
डिफ्रैक्शन इटसेल्फ इज़ द जस्टिफिकेशन ऑफ वेव थ्योरी। लेकिन ये हम जब डिफ्रैक्शन अंडरस्टैंड कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कि डिफ्रैक्शन क्यों पार्टिकल्स नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया कि डिफ्रैक्शन सिर्फ वेव्स कर सकती हैं। मॉडर्न फिज़िक्स में आप कुछ अजीब व गरीब चीज़ें देख लेंगे। वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन की डिफ्रैक्शन की बात करेंगे, पार्टिकल्स की भी डिफ्रैक्शन की बात करेंगे, उसके लिए कोई कॉमन सेंस नहीं बनता। वो टाइम आने पे आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। बहरहाल उसमें ये है कि जब डी ब्राय ने ये दावा किया था कि जिस तरह लाइट का नेचर डुअल हो सकता है, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, वेव्स भी हो सकती हैं, तो इस तरह पार्टिकल्स को भी डुअल नेचर रख लेना चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्यों डुअल नेचर नहीं रखते, उसको भी एट द सेम टाइम पार्टिकल और वेव होना चाहिए। और उसकी बात फिर कुछ सालों बाद, उसके तकरीबन 6-7 साल बाद प्रूफ हो गई। वो डेविसन एंड जर्मर ने इलेक्ट्रॉन के लिए भी डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व की थी। लेकिन वंस अगेन मैं आपको बताऊं, डिफ्रैक्शन पार्टिकल्स नहीं कर सकते, वो सिर्फ वेव्स कर सकती हैं। तभी जब उन लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिफ्रैक्शन देखी तो उसने ये नहीं कहा कि जी पार्टिकल भी डिफ्रैक्ट कर सकते हैं, बल्कि ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स भी वेव्स हैं। इस पे आप मॉडर्न फिज़िक्स में आगे जाके इसके मुताबिक अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन हम बहरहाल यहाँ पर लाइट की डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। और ये उस ज़माने में ये फिनोमेना एक्सप्लेन हुआ कि जब डुअल नेचर के मुताबिक कॉन्सेप्ट नहीं था, उस ज़माने में ये था कि दोनों थियरीज पैरेलल चल रही थी, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थियरी और भी थियरीज थी, लेकिन उनमें फेमस हैं ह्यूजेंस प्रिंसिपल। वेल सो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन हम यहाँ पे अगर अंडरस्टैंड कर लें, वैसे तो डिफ्रैक्शन में ये होता है कि मैं अगर वो सेटअप बना सकूँ, यहाँ पे एक स्क्रीन बना लेते हैं और बिल्कुल उसी तरह मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खमीरा है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। ये स्क्रीन है और यहाँ पर मैं एक ब्लॉक रख लेता हूँ किसी लाइट के रास्ते में, यहाँ से वेव फ्रंट्स आ रही हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ओपनिंग जोड़ दूँ, अब यहाँ पे मैं सिंगल स्लिट मैं इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ ताकि जब हम ज्योमेट्रिकली इसको डील करेंगे तो आपको समझ आ जाए। अब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम थ्रू सिंगल स्लिट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है कि सिंगल स्लिट से किस तरह हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है या ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। तो ये चूँकि प्रीवियसली तो आपने देखा था कि या डबल स्लिट्स हैं या मोर देन 2 स्लिट्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन कई कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। इस केस में कितने, इस केस में कोहेरेंट सोर्सेज का क्या कॉन्सेप्ट? सबसे पहले तो हम इस लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल कोई स्लिट्स रखेंगे उस लाइट के सामने, ठीक है। और फिर जब ये लाइट यहाँ पे पहुँचेगी तो चूँकि मैंने पहले भी कहा कि इट इज़ द एविडेंस ऑफ वेव नेचर, ये ह्यूजेंस प्रिंसिपल को जस्टिफाई करती है। ह्यूजेंस प्रिंसिपल के मुताबिक ये वेव फ्रंट जो है इसके ऊपर बहुत से लाइट के सोर्सेज होते हैं। तो वेव फ्रंट का जो हिस्सा यहाँ पे आएगा, जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो वेव फ्रंट का जो हिस्सा इस ओपनिंग में आएगा, तो मैं यहाँ पर वो सोर्सेज बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने 5 बनाए हैं, आप जितने भी बना सकते हैं। सिमेट्री के लिए मैं 8 नंबर ले लेता हूँ। तो जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट मैंने चूज़ किया हुआ है ये ह्यूजेंस सोर्सेज हैं। क्या है? दीज आर ह्यूजेंस सोर्सेज, ह्यूजेंस, ये ह्यूजेंस सोर्सेज हैं। ये 5 मैंने बनाए। अब हर एक सोर्स जो है सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट करेगा। वो वेवलेट्स जो आगे जाएंगी तो हर एक की वेवलेट्स, फॉर एग्जांपल इसकी वेवलेट्स, इसकी वेवलेट्स, इसकी वेवलेट्स, इसकी वेवलेट्स,
ये सारे आपस में मिलेंगी तो आपस में दोबारा इंटरफेरेंस करेंगी, कहीं पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर, कहीं पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। मैं बाकी चीज़ें छोड़ के फ़ौरन अपने मकसद पे आता हूँ। यहाँ पे अगर मैं सेंट्रल वन से, इस सेंट्रल वन को मैं कह देता हूँ जी, अगर मैं बुक के हिसाब से इसकी लेबलिंग करूँ तो आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझना आसान होगा। इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इस वाले को एक्स कह देते हैं, इस वाले को वाई कह देते हैं, दरमियान वाला जो है इसको क्यू कह देते हैं। यहाँ पे सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, इसको मैं ओ कह देता हूँ। ठीक है। अब बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे अगर आप देखें, इस पॉइंट ओ के ऊपर यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अच्छा, उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इस सोर्स ए से यहाँ तक और सोर्स बी से यहाँ तक एक जितना डिस्टेंस है, तो जब इसकी वेव और इसकी वेव यहाँ तक पहुँचेगी, दोनों एक ही फेज़ में होंगे। ठीक, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। फिर इस सोर्स एक्स और सोर्स वाई, इन दो सोर्सेज से भी वहाँ तक का डिस्टेंस एक जैसा है, तो इसलिए इन दोनों वेव्स की वेव्स जब वहाँ पे पहुँचेगी तो वो भी आपस में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी। नतीजा ये होगा कि यहाँ पर एक ब्राइट फ्रिंज बनेगा और जाहिर है वो ब्राइट फ्रिंज जो है बाकी फ्रिंजेस के मुकाबले में इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ये और इस पॉइंट को चूँकि हमने पॉइंट ओ कहा हुआ था, अब मैं एक और पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ और वो पॉइंट जो है यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर कोई पॉइंट मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, इसको पॉइंट पी कहते हैं। अब इस पॉइंट पी के ऊपर हम ज़रा थोड़ी सी ज्योमेट्री हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इन लाइनों को अब मिटा दूँ, क्योंकि अभी मुझे पॉइंट पी तक की डिस्टेंस की बात करनी है, तो एक तो इस सोर्स ए से जो लाइट जाती है पॉइंट पी तक वो ये होगी, इस रास्ते से जाएगी। एक है जी यहाँ से लाइट जाएगी, इसको मैं थोड़ा सा सही ड्रा कर लूँ। अच्छा, अब इस एक्स से भी लाइट जाएगी जी, इस वाई से भी जाएगी। वंस अगेन आई विल रिमाइंड यू कि मेरी ड्राइंग खंबीरा सी है। बहरहाल ये क्यों है। अच्छा, अब जाहिर है यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो वेव्स आ रही हैं क्या वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं। तो अब इसमें कई तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तो अब ये भी सोर्स है, ये भी सोर्स है, तो इन दो की अपनी इन दोनों के दरमियान अपना पाथ डिफरेंस होगा, इन दो के दरमियान अपना पाथ डिफरेंस होगा, फिर क्यू और ए के दरमियान अपना पाथ डिफरेंस है। तो एक कम्प्लेक्स सी सिचुएशन होगी। लेकिन ओवरऑल इफेक्ट देखने के लिए हम इस सेंट्रल पॉइंट की अगर बात करें कि चूँकि स्लिट का टोटल साइज़ जो है, उस ओपनिंग का जो टोटल साइज़ है, अगर मैं इसको डी कह दूँ तो ए क्यू क्या हो जाएगा, ए से क्यू तक ये इस डी का हाफ है, इट इज़ डी डिवाइडेड बाई 2। फिर अगर डी से क्यू तक अगर हम बात करें तो वो भी डी डिवाइडेड बाई 2 है, ऐसा ही है। अच्छा, अब पाथ डिफरेंस की अगर मैं कहूँ कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ, इधर एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रा कर लिया। ये परपेंडिकुलर जो है इस लाइन के साथ, ये लाइन कौन सी है, ए क्यू, इसके साथ एक एंगल बनाता है, इसको मैं थीटा कह देता हूँ, एंगल थीटा। अब आपको याद होगा हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी इस तरह का थोड़ी मैथमेटिक्स की थी। इस पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं ताकि इस ट्रायंगल को मैं यहाँ आपके लिए दोबारा ड्रा कर सकूँ। ये थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बना लूँ, फिर ये राइट एंगल और ये d/2, यहाँ पर Q है, यहाँ पर A है, यहाँ पर M है। सॉरी, अब मुझे बताएं
कि ए एम किस चीज़ की इक्वल है। अगर आपको ये एंगल मालूम है थीटा, तो आप फ़ौरन बता सकते हैं कि थीटा के अपोजिट वाला जो होता है वो हाइपोटेनियस मल्टीप्लाइड विद साइन थीटा होता है, साइन थीटा के रेशो से। साइन थीटा इज अ परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, सो परपेंडिकुलर इज sin theta multiplied with hypotenuse, and hypotenuse in this case is d by 2. So am यानी पाथ डिफरेंस बिटवीन, ये अगर मैं यहाँ पर ये पॉइंट्स लिख लूँ, पाथ डिफरेंस बिटवीन AP and QP is what? D by 2 sin theta. और इन दो के दरमियान, और मैं कह देता हूँ कि जी ये d by 2 साइन थीटा तो ज्योमेट्रिकली हम कहते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पर हमें मिलता क्या है, डार्क फ्रिंज, तो फिर यही चीज़ लैम्डा बाई 2 की भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि डार्क फ्रिंज के लिए हमने कहा था कि वो हाफ लैम्डा होगा, सो इट इज़ लैम्डा बाई 2। एंड अब अगर बात करें आप पाथ डिफरेंस बिटवीन एक्स पी एंड वाई पी, उसमें भी यही होगा, दैट इज द सेम, वो भी लैम्डा बाई 2 है। और अगर हम बात करें क्यू बी की, यानी एंड बी, तो उसके लिए भी यही कंडीशन है। तो इधर से आप क्या कर सकते हैं, आप एक और चीज़ यहाँ पे आपको याद होनी चाहिए, ये भी मैं आप थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। अगर आप ज्योमेट्री देखना चाहते हैं, ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया है, आप यहाँ पे करें, सिचुएशन सेम टू सेम वैसे की वैसी होगी। सो आप इसको चेक कर सकते हैं। बहरहाल मेरा इंटरेस्ट इस इक्वेशन में है, ठीक है। और इस इक्वेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, वो जो हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए एक इक्वेशन निकाली थी वो ब्राइट फ्रिंज के लिए थी, लेकिन ये जो है डार्क फ्रिंज इज फॉर्म्ड एट P। तो फिर अगर डार्क फ्रिंज फॉर्म होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे भी यही कंडीशन रखी थी, सो d by 2 sin theta would be lambda divided by 2, and from here you have d sin theta equals lambda. Now एक तो इसको थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा, यहाँ पे एक और बात भी मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो डिस्टेंस है इसको अगर आप L कह दें, और यहाँ पे जो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये थीटा के इक्वल है, जो एंगल यहाँ पे बना था। ये कुछ ज्योमेट्री है जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको इनके दरमियान से परेशान चाहिए तो फिर आप उसके लिए भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल से। That's then very easy. But here I am interested in the angle of diffraction. एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन जो है फॉर वेरी स्मॉल एंगल, अब जाहिर है ये स्लिट इंतहाई स्मॉल होता है, और इस स्मॉल स्लिट के लिए इन पाथ्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है पाथ्स के दरमियान, वो इंतहाई स्मॉल होता है। इसलिए उस पाथ डिफरेंस के अपोजिट जो एंगल होगा वो भी वेरी वेरी स्मॉल होगा। सो फॉर वेरी वेरी स्मॉल थीटा
sin theta is almost equal to tangent theta, and even you can call it theta for very small values. And then if you substitute it there, the angle of diffraction theta then becomes d theta lambda, and theta is lambda divided by d. यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जी अगर हम स्लिट का साइज स्मॉल कर दें तो क्या ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो है वो स्प्रेड हो जाएंगे या जो है कॉन्टैक्ट हो जाएंगे, उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन लाइट जितनी भी स्प्रेड हो उसकी इंटेंसिटी डिवाइड हो जाती है, जहाँ पर वो कन्वर्ज होती है सारी की सारी इंटेंसिटी वहाँ पे होती है, और जो दूर जाती है तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ से उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सो आप जाहिर है दूर जाएगी तो स्प्रेड होगी, तो वही अब इंटेंसिटी क्या है, पावर पर यूनिट एरिया है, तो एरिया बढ़ेगा तो पर यूनिट वही पावर तो सोर्स तो वही एनर्जी दे रहा है, तो इसलिए उसी एनर्जी को ज़्यादा एरिया पे हम डिवाइड करेंगे तो इससे इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाती है। बहरहाल एंगल जो है वो बढ़ता है जब आप डी स्मॉल कर लेते हैं, और दूसरी चीज़ जब आप वेवलेंथ जो है चेंज कर ले। फॉर एग्जांपल रेड है, रेड से आपने उसको ब्लू कर दिया तो वेवलेंथ कम हो गई। वेवलेंथ कम हो गई तो इसका मतलब ये है कि वो कम डिफ्रैक्ट होगा, वो जो पैटर्न है वो करीब करीब आ जाएंगी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके ज़रिए से भी हम वेवलेंथ ऑफ लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग देखेंगे, उसमें मैं फिर आपको बताऊंगा कि हम एक्सपेरिमेंटली किस तरह डिफ्रैक्शन जो है हम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं यूजिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट। एक और चीज़, अगर आप घर में डिफ्रैक्शन देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक होममेड जो है आप ऑपरेटर्स बना सकते हैं, उसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ। आप इस तरह करें कि कोई आप डिस्पोजेबल ग्लास ले सकते हैं, गत्ते की हो या प्लास्टिक की हो, ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल वो ग्लास है, लेकिन बेहतर ये होगा कि वो ओपेक हो, यानी इस पर कलर हुआ हो, इससे लाइट इधर उधर ना निकल सके। फिर इस गिलास के बॉटम पे इस तरह, ये इसका बॉटम है, इस पे आप यूं कर लें कि इसमें एक किसी चीज़ के ज़रिए से इस तरह से एक सुराख कर लें। ये अब ये तो बहुत इस स्लिट का साइज़ तो बहुत ज़्यादा है, तो ये डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हमें स्लिट का साइज़ कम करना है जो किस आर्डर का हो, जो उस वेवलेंथ की आर्डर का हो। अब इसको कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए एक सादा तरीका, कलीवाल तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एक ब्लेड उठाएं, ब्लेड नहीं होता, शेव के लिए यूज़, याद रहे ये बच्चों के लिए नहीं है। अगर मैच्योर स्टूडेंट हैं तो आप ऐसे ना हो कि हाथ ज़ख्मी कर लें। एक ब्लेड लें, इधर से रखें, ब्लेड लेते हैं या ब्लेड की तरह की कोई चीज़, और एक दूसरा ब्लेड इधर रखें बिल्कुल इसके साथ। तो इनके नीचे आप कोई गम रख लेते हैं या कोई भी चीज़ आप यूज़ कर लेते हैं। तो जब आप इनको करीब करीब लाएंगे तो स्लिट का साइज़ कम होगा, और जब दूर लेके जाएंगे तो स्लिट का साइज़ बढ़ेगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ कि आपने ख्याल रखना है, आप उंगलियों को ज़ख्मी ना करें, बट चूँकि आप मैच्योर बंदे हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप ट्राई करें। फिर आप इस ग्लास के अंदर, ये तो ग्लास के बॉटम में नीचे इस तरह से आ जाएगा, फिर आप इसके अंदर लाइट जो है कोई लेज़र लें, और उसकी लाइट जब इसके ऊपर डालेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको जो है क्या मिलेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, क्योंकि ये जब ये सारा सेटअप इधर मौजूद है।
तो जब इधर से लाइट पास होगी आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। इसको आप करीब करेंगे तो स्लिट का साइज़ कम हो जाएगा, दूर करेंगे तो स्लिट का साइज़ बढ़ेगा। मैंने इसको ट्राई किया है, इट वर्क्स, यू जस्ट ट्राई इट एट होम। और इसके साथ ही मैं उसी इजाज़त